Here is another question of investment appraisal, March 2020, पेपर 32, क्वेश्चन नंबर 6। अमूमन ये देखा गया है कि ये 5 या 6 में ही बन रहा होता है। और ये किस नाम से है? डायरेक्टर ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड प्लान टू बाय अ मशीन कॉस्टिंग 480,000। मेजॉरिटी जितने क्वेश्चंस भी हम सॉल्व किए हैं उसमें सब में तकरीबन यही पॉलिसीज़ आ रही हैं कि ARR निकालो, पे बैक पीरियड निकालो, NPV निकालो, IRR निकालो, या इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज निकालो और एडवाइस कर दो। इस टॉपिक में यही चीज़ आपके पास मौजूद है। अगर आप देखते हो डायरेक्टर ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड, अगर मैं डब्ल्यू लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, ओवरसीज़ मैन्युफैक्चरर है और इसका काम क्या है कि मशीन की जो यूज़फुल लाइफ है वो 4 साल है। यानी मशीन की जो ज़िंदगी है वो कितनी है बेटा? 4 साल है। और मशीन की कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। और मशीन की जो कॉस्टिंग है वो कितनी है? 480। मैंने इन चीज़ों को की पॉइंट को अंडरस्टैंड कर दिया। रिसीट्स दिए हुए हैं और पेमेंट दिया हुआ है। रिसीट का मतलब इनफ्लो और पेमेंट का मतलब आउटफ्लो। पेमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। रिसीट मतलब हकीकत में पैसा आया, पेमेंट मतलब हकीकत में पैसा चला गया। कहीं भी तुम्हारे पास डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड नहीं है आपके पास। टू कॉमर्स 9 बजे जो है वो नीचे इलेक्शंस का वोटकास्ट होगा। जो लाइब्रेरी के साथ प्ले एरिया है वहाँ पे आप अपना वोटकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग का टाइम 9 से 9:30 बजे। ठीक है। अच्छा, एयर 1 में क्या कितना पैसा आया, कितना पैसा चला गया? एयर 2 में कितना पैसा आया, कितना पैसा चला गया? एयर 3 में कितना पैसा आया और कितना पैसा चला गया? एयर 4 में अगेन कह रहा हूँ, रिसीट्स मतलब इनफ्लो, पेमेंट्स मतलब आउटफ्लो। नॉन कैश एक्सपेंस इसमें नहीं आते। कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितना है? डिस्काउंट फैक्टर जो है 7% जो है कंपनी का। जब सेकंड अगर NPV कैलकुलेट करनी होगी तो आपके पास IRR कैलकुलेट करना होगा तो दूसरा डिस्काउंट फैक्टर दिया होगा। कंपनी का जो ऑफिशियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? अगर IRR ARR इससे ऊपर आना चाहिए तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर डिसीजन मेकिंग इज NPV, सेकंड मोस्ट इज IRR। क्या निकालना है? प्रोपोज इन्वेस्टमेंट, मेरे ख्याल से पे बैक पीरियड निकालना है इन मंथ्स। कुछ जगहों पे कह देगा तो आपको डेज वगैरह की कहानी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं आप लोगों से इस सवाल की बात कर रहा हूँ तो इसमें सीधा सीधा पार्ट ए आप लोगों ने को क्या कहा? पे बैक निकालना है। किस में निकालना है? मंथ्स में निकालना है। तो मेरा सजेशन ये कि चार्ट बना लो। एयर एक बना लो तुम, रिसीट्स एक बना लो तुम, पेमेंट, अब मेरे ख्याल से NPV भी बोला है ना, एक तुम बना लो नेट कैश फ्लो। डन। एक बना लो डेप्रिसिएशन। सही है। एक बना लो प्रॉफिट। कितने साल है? कितने साल हैं ये बता सकते हो? 0, 1, 2, 3, 4। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ईयर 0, ये हो गया तुम्हारी रिसीट, ये तुम्हारी हो गई पेमेंट, ये तुम्हारा हो गया नेट, ये तुम्हारी डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट। इसके बाद अगर मैं तुमसे कहता हूँ इतना काफ़ी है, या एक और बना लो, किसका? डिस्काउंटेड कैश फ्लो 7%, डिस्काउंटेड कैश फ्लो 8%, क्योंकि तुम्हें IRR भी बोला हुआ है और वो भी बोला हुआ है, तो इसका मतलब डेफिनेटली तुम लोगों को चाहिए होंगे। तो अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, आई थिंक ये
सही है। तो अगर सबसे पहले कह रहा हूँ पहले साल की अगर बात कर रहा हूँ, पहले साल में मेरी रिसीट्स कितनी थी, पहले साल का मेरा आउटफ्लो कितना था, 480। सही है। तो यहाँ पर बन रहा है 260 जो कि गिवन है, यहाँ क्या बन रहा है 290 जो कि गिवन है, यहाँ क्या बन रहा है 330 जो कि गिवन है, 130 जो कि गिवन है। पेमेंट में 90,000 हो गया, एक 20 हो गया, एक 40 हो गया, 80 हो गया। रिसीट्स में से पेमेंट माइनस कर दो तो क्या आता है, नेट आता है। 260 में से 90 निकाल दो, कितना बचेगा बेटा, 170। 290 में से 120 निकाल दो, 170। 330 में से 230, 230 में से 40 निकाल दो, तो आई थिंक कितना, 190। और इसके बाद 130 में से 80 निकाल दो, 50। ये नेट आ गए। मगर अभी भी आपको इसकी पहली रिक्वायरमेंट उन्होंने बोला क्या है, पे बैक बोला हुआ है मेरे बच्चों। बेटा यार इधर देख लेना भाई, पे बैक का मतलब हो गया 480 में से 170 माइनस करो, 310 में से 170 दोबारा माइनस करो, 140। आगे फर्दर नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, 2 years एग्री प्लस 2 years प्लस यहाँ पर मैंने किया, रिमेनिंग कितना बचा था बेटा, 140 और डिवाइडेड बाय 190 मंथ्स बोला है तो इंटू 12। तो ये कितना आंसर आ गया, 2 years प्लस 8 पॉइंट, तो लगभग 8.84 किसके बराबर हो गया बेटा, 9 मंथ्स हो गए। डन बेटा। ये इसका आंसर था और 3 मार्क का ये आंसर है। चाहो तो दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं, कर सकते हो। इसके बाद एनपीवी निकालने का बोला है, तो तुम सबका साथ चाहता हूँ। यहाँ देख लेना भाई, एनपीवी कैसे होगी। यहाँ तो पहले तो सबसे पहले लिख दिया ईयर 0 के अंदर 4,80,000। गारंटी तो नहीं है ना, गारंटी 480 हो गया। अब सुनना भाई, कम 170,000 मल्टीप्लाई बाय, पहले 7% कर लो, कितना आता है 170,000 मल्टीप्लाई बाय 0.935। जल्दी से बेटा 170,000 जी बेटा 158,950, राउंडिंग ऑफ ध्यान से करना। इसके बाद 170,000 मल्टीप्लाई बाय 0.873, 170,000 मल्टीप्लाई बाय 0 जी बेटा 148, थैंक यू बेटा। इसके बाद 190 मल्टीप्लाई बाय 0.816, 155,040। इसके बाद मेरे बच्चे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.763, 38,150। तो ये क्या हो गए तुम्हारे, अगर हम बात करते हैं, ये मेरे क्या हो गए, डिस्काउंटेड इनफ्लोज हो गए। किस पे हो गए, 7% पे हो गए, जिसको मैंने लाइट येलो कलर से हाईलाइट कर लिया फ्यूचर के। और ये क्या हो गया मेरा भाई,
आउटफ्लो हो गया। डन। इस केस में 10% पे ये कितना था, 480 था। अब 10% का निकालना है, कैसे निकलेगा? 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909, 154,530 बेटा। इसके बाद 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826, 1,40,420। इसके बाद बेटा 190 मल्टीप्लाई बाय 0.751, 142,690। लास्ट 50,000 इंटू 0.683, 34,150। एनपीवी किसकी निकालने का बोला हुआ है? जाहिर सी बात है दोनों की है, तो कोई एक बच्चा पहले 7% वाले की एनपीवी बता दे। एक मिनट रुकिएगा। ये 10% के क्या हैं? ये हो गया। सबसे पहले 10% वाले के एनपीवी बता दें कितनी आएगी। 10% वाले की और 7% वाले की एनपीवी कितनी आएगी? सारे येलो कलर के इनफ्लोज को प्लस करो और डार्क येलो कलर से माइनस कर दो। अगर तुम्हारे लाइट येलो ज़्यादा आ रहे हैं, डार्क येलो कम है, तो पॉजिटिव है। अगर उल्टा है तो नेगेटिव है। कितना है बेटा? इन सारे डिस्काउंटेड इनफ्लोज को प्लस करो और डिवाइड कर दो 480 से। ओ माइनस करना है बेटा। माइनस में कैसे आ सकता है? 20,000, 20,000। ये आपके पास नीचे वालों को प्लस करो, नीचे वाले ज़्यादा आ रहे होंगे, और आउटफ्लो से माइनस कर दो। इसी तरीके से 10% वाले को सॉल्व करो, सारे पिंक को प्लस करो और आउटफ्लो से माइनस करो। यही आ रहा है 20,550। 7% वाले का सही। और इस दूसरे का करो बेटा। 8,000, 8,220 क्या बेटा? 210 क्या? हाँ, यानी तुम्हारे इस वक्त 480 ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल से। तो ये तुम्हारे पास एक पॉजिटिव एनपीवी आ रही है और एक नेगेटिव एनपीवी आ रही है। तो इसका मतलब 10% पे जो है तुम्हारी एनपीवी नेगेटिव है, जो प्रोजेक्ट रिस्की है, नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। और तुम्हारा पे बैक भी ऑलमोस्ट 4 साल मशीन की ज़िंदगी है, तो 2 साल 9 महीने बनता है। तो लगभग तुम्हारे पास 1 साल और 2 महीने का आपके पास काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए है, यानी प्रॉफिट कमाने के लिए। आईआरआर निकालना है तो क्या करूं? आईआरआर का जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होगा वो कैलकुलेट कर सकता है, जिसको याद नहीं होगा उसको स्ट्रगल करेगा वो बच्चा। ये देखिएगा, आईआरआर का बिल्कुल सिंपल और बेसिक फॉर्मूला है। वो क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? नहीं बेटा, आईआरआर बोला है, एआरआर नहीं बोला भाई। पार्ट ए का 3 वाला आंसर इधर देखिएगा प्लीज। और ये कौन सा है? पार्ट ए का 2 वाला आंसर। आईआरआर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसका फॉर्मूला होता है स्मॉल ए प्लस बी माइनस ए, ये वाले ब्रैकेट्स ओपन, यानी एनपीवी ऑफ पॉजिटिव ए, एनपीवी ऑफ पॉजिटिव ए माइनस एनपीवी ऑफ नेगेटिव बी। फिर इसके बाद ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड कर्ल ब्रैकेट, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 एंड में इसी से करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ जो कि अगेन समझने वाली है, वो क्या है? अगेन यहाँ पर एक ब्रैकेट ऑन किया और यहाँ पर एक ब्रैकेट ऑन किया, इंटू 100 कर दिया। तो अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करने जा रहा हूँ। स्मॉल ए का मतलब क्या होता है?
लोवेस्ट डिस्काउंट फैक्टर, तो लोवेस्ट मतलब 7% है तो 0.07 कर दिया, प्लस बी माइनस ए मतलब डिफरेंस, तो बी कितना है 10 और ए कितना है 7, तो ये हो गया 3%, तो 0.03। एग्री। इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर एनपीवी ऑफ पॉजिटिव ए की एनपीवी कितनी आई थी 20,550 डिवाइडेड बाय 20,550 फॉर्मूले का माइनस और -8210। इसके बाद अगला स्टेप एक और करके दिखाऊंगा, फिर बेशक तुम कैलकुलेटर में आंसर निकाल दो, मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा भाई, 0.07 प्लस 0.03, 20,550 डिवाइडेड बाय 20,550 माइनस माइनस प्लस 8,210। अब तुम क्या करो, जो पहले पूरा डब्बा है ना जो काले कलर से लिखा हुआ है वो कैलकुलेटर में लिख लो, जो आंसर आ जाए उसको इक्वल टू कर दो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। कैलकुलेटर उठाओ, उस पर 0.07 लिखो, प्लस लिखो, फिर 0.03 करो, फ्रैक्शन ओपन करो, 20,550 डिवाइडेड बाय फिर 20,550 प्लस 8,210 और इक्वल टू कर दो। जब फाइनल आंसर आ जाए उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। तो IRR तुम्हारे पास कितना आ रहा है देख के बता सकते हो? कितना? 9.14। 9.14%। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया IRR? कम से कम इतने स्टेप तो दिखाओगे, क्योंकि वर्किंग के हिसाब से IRR निकालने के 4 मार्क्स हैं, तो इतना तो कम से कम करोगे। तो ये तुम्हारे पास एक जो पार्ट थे 4 और 4 8, 8 और 3 12, 8 और 3 11 मार्क्स हो गए। तुम्हें एडवाइस करनी है, क्या करोगे? तुम्हें एडवाइस करनी है, advise the director whether or not they should buy the machine, justify your answer reference to your calculation in part A। तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ पार्ट ए को जब उन्होंने बोला है जस्टिफाई करना है, कैलकुलेशन से करना है, तो ये तुम्हारे पास कौन सा पार्ट हो गया? पार्ट बी। तो पार्ट बी क्या कह रहा है सुन लो भाई, डब्ल्यू लिमिटेड शुड नॉट, क्यों शुड नॉट? क्योंकि तुम्हारी एनपीवी 10% से कितनी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो डब्ल्यू लिमिटेड शुड नॉट बाय द मशीन बिकॉज ऑफ नेगेटिव एनपीवी $8,210। इसके बाद IRR is also less than the cost of कैपिटल। जो तुम्हारा करंट IRR है वो कितना है? 9.4% है, जो कि लेस देन है किसके? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 10% दिया हुआ है। फिर इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ डब्ल्यू लिमिटेड could buy the machine because the payback period is 1 year and 3 months before the useful life
विच इज 4 years। 3 मार्क्स तुम्हारे जस्टिफिकेशन के हैं, 1 मार्क डिसीजन का है। तो तुम क्या करोगे? कभी भी पे बैक को देखते हुए आप अपने अपने बिजनेस के डिसीजन लेते नहीं हो। बेशक तुम्हारे पास 1 साल 3 महीने पड़े हैं, मगर तुम्हारी एनपीवी क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है, और तुम्हारा आईआरआर भी बिलो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो इसका मतलब हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई अभी भी 1 साल 3 महीने यानी 15 महीने बाकी हैं। हो सकता है हम उससे अपने फ्यूचर के इन्फ्लोज को बेहतर कर सकते हैं। जब जाहिर सी बात है, फ्यूचर के इन्फ्लोज को बेहतर कैसे कर सकते हैं आपके पास, मगर आपकी रिसीट चेंज नहीं होगी, आपकी पेमेंट चेंज नहीं होगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्योंकि जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया है, रिसीट्स आपके पास यही हैं, पेमेंट्स आपके पास यही हैं, मगर जो रिमेनिंग कमाने के लिए 1 साल और 3 महीने यानी 15 मंथ्स बाकी रह गए हैं। अगर जाहिर सी बात है 15 मंथ और काम करते हो तो तुम्हारी एनपीवी जो 10% से जो है 8,210 से पॉजिटिव भी बन सकती है, और तुम्हारा आईआरआर थोड़ा सा इम्प्रूव भी आ सकता है। जब कहते हैं कि आईआरआर एज ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है और आईआरआर 10.5% आता है, 11% आता है, तो इतना क्लोजली आईआरआर को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर एनपीवी की बात करते हैं, मेजर डिसीजन किस बेस पे हम कर रहे होते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन क्या होता है? एनपीवी का होता है, एंड सेकंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आईआरआर का होता है। तो हेंस अगर इस क्वेश्चन की बात करते हो, इस क्वेश्चन को इन्फॉर्मेशन को देखते करते हो, तो भाई इस सीधी सीधी बात है कि मशीन को परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी एनपीवी भी नेगेटिव में है और आपका आईआरआर भी नेगेटिव में है। बेशक पे बैक आपका जो है पॉजिटिव है। आप इसका एआरआर भी अगर निकालते हो तो एआरआर भी इसका क्या आएगा? बिलो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा। अगर आपको बोला है एआरआर का, तो हम क्या करेंगे, ये सारे सुनना, 1 मिनट, एक वर्बली निकाल के देख लेते हैं। इन सबको जरा प्लस करो ना बेटा, 1 मिनट, इन सबको प्लस करो जल्दी से। 170, 170, 190 और 50, इनको प्लस करो और अपने आउटफ्लो से माइनस कर दो, तो तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ रहा है बेटा? 580 आ रहा है, और उसमें 480 माइनस कर दो बेटा, 1 लाख आ गया। तो 1 लाख को डिवाइड कर लो 4 साल से, 25,000 तुम्हारा क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया। और एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 480,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो 480 को डिवाइड कर लो 2,40,000, निकाल के देखो कितना आ गया ARR। 25,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 कितना? तो इसका मतलब तुम्हारा कितना आ रहा है? तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 10% है। तो माइनर सा सिर्फ डेसिमल्स का फर्क है, तो इसका मतलब ARR भी तो अप टू द मार्क नहीं है। हमेशा याद रखना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ARR और IRR ज़्यादा होना चाहिए। हर चीज़ तो नेगेटिव पे है, तो सिर्फ एक पे बैक के बेस पे हम डिसीजन तो नहीं ले सकते ना। तो hence I feel W Limited should not purchase the machine, because NPV and IRR is also not also required, शो द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या जो भी आपके पास है रिक्वायर्ड बेनिफिट्स वो शो नहीं कर रहे। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर अब इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सी और डी में क्या तुमसे मांगा हुआ है वो देख लो। अगर तुम कॉस्ट ऑफ मशीन जो है 4,80,000 में, अगर एक मशीन है उसको 4,80,000 में इंक्लूड कर रहे हो, परचेज प्राइस में 20% टैरिफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द परचेज प्राइस, तो 4,80,000 का ज़रा निकालना कितना होता है बेटा। यानी द कॉस्ट ऑफ मशीन 4,80,000 में इंक्लूड है। 4,80,000 में क्या इंक्लूड है? 20% का टैरिफ, जो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन परचेज प्राइस लगी हुई है। तो इसका मतलब ये 4,80,000 तुम्हारा कितने परसेंट है? नहीं, 4,80,000 तुम्हारा 120% है। तो तुम इसका x 100% निकालोगे तो कॉस्ट आ जाएगी, और 20% निकालोगे तो वो अमाउंट आ जाएगी। तो मैं बोलता हूँ x कितनी है? कॉस्ट 100% है, करना मल्टीप्लाई कितना आता है? नहीं, मेरे ख्याल से 80,000 आएगा ना। 96,000 क्या कर रहा है भाई तुम? 4,00,000, मैं 100% की बात कर रहा हूँ। 4 लाख होगा ना। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया? 4 लाख हो गया। तो इसका मतलब जो मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी ना वो 4 लाख थी,
उसका 20% हमने क्या पे किया था, इम्पोर्ट ड्यूटी पे की थी, तो जिसकी वजह से इधर देख लेना भाई, ड्यू टू रिसेंट ट्रेड एग्रीमेंट इट इज हाईली प्रोबेबल दैट 20% ऑफ टैरिफ विल बी एबॉलिश। 100% तो मेरा तो 3,33,000 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120। आप कैलकुलेटर मोबाइल से कर रहे होगे बेटा, आप मोबाइल से कर रहे होगे, खैर इधर आओ। तो इसका मतलब 4,80,000 सुन लेना, 4,80,000 मेरी कॉस्ट थी जिसमें से 80,000 निकल गया। अब मेरा आउटफ्लो कितने का हुआ है, 4 लाख का हुआ है। इधर आ जाइएगा भाई प्लीज, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ऑन द बेसिस दैट द टैरिफ इज एबॉलिश, टैरिफ एबॉलिश हो गया है, द डायरेक्टर हैव रिकैलकुलेट द पेबैक पीरियड एंड एनपीवी। डेफिनेटली फर्क पड़ गया आएगा, 100% फर्क पड़ेगा। इधर देखना भाई, इधर देखना, अब यहाँ पर कर रहा हूँ गेम, समझना भाई। ये 480 है ना, तो यहाँ क्या कर दिया, 4 लाख कर दिया। ये तो चेंज नहीं होंगे ना, तो 4 लाख में से 170 माइनस करो, 4 लाख में से 170 माइनस करो, 230 में से 170 माइनस करो, आगे फर्दर नहीं होता। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 2 years, यहाँ देखना 2 years, सही है, प्लस 60,000 जो रिमेनिंग था डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल से 1,90,000 इंटू 12, 2 साल 3.78 और 4 months, ऑटोमेटिकली पे बैक इंप्रूव हो गया। ऑटोमेटिकली पे बैक इंप्रूव हो गया। अच्छा, अब एनपीवी कैलकुलेट करनी है, तो जब एनपीवी कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ देखना ये कितना था, 0 1 2 3 4, कौन सा पार्ट है, तो पहले साल का तुम्हारा आउटफ्लो कितने का, 4,80,000 की जगह अब कितना हो जाएगा, 4 लाख हो गया। मेरे ख्याल से दूसरे साल का इनफ्लो कितना था, 170, फिर कितना था, 170, 190 और 50,000। इन सब का जरा वो निकालना, डिस्काउंटेड कैश फ्लो किस पे, हाँ 10% पे। 170 को मल्टीप्लाई कर लो, मेरे ख्याल से वही वैल्यूज आएंगी, कितनी आएंगी, 154 530। इसके बाद 140 420, इसके बाद 142690, इसके बाद 34150। इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ तुम्हारी चेंज हो गई, क्या हो गई, 4 लाख हो गई। इन सबको प्लस करो जरा, इन सबको प्लस करो, माइनस करो, कितनी आ रही है बेटा, 71। 4 लाख से माइनस करने के बाद बेटा 71 बढ़ गई तुम्हारी एनपीवी ऑटोमेटिकली। जब ये गवर्नमेंट टैरिफ, कोटा, इन चीज़ों को एबॉलिश करती है तो खुद ब खुद चीज़ें, अगर ये कंपनी जो इंपोर्ट करवाने में इतनी ड्यूटियाँ जो मारी हुई हैं वो हटा दे, तो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जब इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी तो गाड़ी, होम अप्लायंसेज और इन सब की क्या होंगे, प्राइजेस कम हो जाएंगे। तब एनपीवी तुम्हारी कितनी आ रही है, ये बात हो गई। इसके बाद उन्होंने क्या बोला हुआ है, कमेंट ऑन द डायरेक्टर टू बाय द मशीन व्हेन द टैरिफ इज, अब सपोर्ट योर आंसर विद कैलकुलेशन। आपको क्या करना है, कमेंटिंग करनी है, सपोर्ट योर आंसर्स करके बताना है। अब इसके बाद अगर मैं तुमसे बात करता हूँ
इधर सुनना भाई, मेरी प्रीवियस एनपीवी कितनी थी? नेगेटिव में थी। और मेरी अभी जो न्यू एनपीवी आई है वो कितनी आई है? प्रीवियस एनपीवी जो थी मेरी थी कॉस्ट, कितनी कॉस्ट पे थी? 4 अच्छी। मेरी न्यू एनपीवी कितनी आई है? नई वाली की कॉस्ट कितनी है? 4 लाख है, जो कि कितनी आई है? 71,000। 71,790। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आता है? इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आता है? 71,790 और 8,210। तो इसका मतलब आपके पास अगर देखा जाए, रुक जाओ, अगर सेविंग ऑन कॉस्ट देखा जाए तो 4,80,000 आपके पास जो आपके पास कितनी कॉस्ट आपकी सेव हो गई बेटा? 80,000 हो गई, क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 4 लाख थी, और अब इन्वेस्टमेंट 480 है। तो ये एक तो सिनेरियो था। पे बैक भी आपका रिवाइज हो गया, और जब पे बैक आपका रिवाइज हो गया तो इसका नेक्स्ट डी पार्ट में जाहिर सी बात है, अब इन्होंने आपसे क्या मांगा हुआ है? अगर डी पार्ट देते हो, एक्सप्लेन द डायरेक्टर यूज द पे बैक पीरियड एंड एनपीवी टू मेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब अपने जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ें हुई हैं ना, तो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात करता हूँ तो प्रेजेंट वैल्यू में क्या बात करूँगा कि कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मेरी पहले एनपीवी कितनी थी? -8,210 विद टैरिफ, जो वर्सेस एनपीवी कितनी आई थी? 71,790 विदाउट टैरिफ। जो टैरिफ वाली थी वो नेगेटिव में थी, विदाउट टैरिफ पॉजिटिव में थी। कंसीडर द होल लाइफ ऑफ एसेट 4 ईयर्स। हम लोग क्या करेंगे? नेट प्रेजेंट वैल्यू में 4 साल कंसीडर करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? एनपीवी को जब कैलकुलेट करते हैं तो कैश फ्लो को कंसीडर करते हैं, प्रॉफिट को हम इग्नोर करते हैं। और पे बैक पीरियड की बात कर रहा हूँ तो पे बैक का सबसे पहले ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड हो गया। फिर नीचे क्या हो गया? नीड टू नो व्हेन द इन्वेस्टमेंट कैन बी रिकूप, यानी आपकी जो है आपके पास पे बैक क्या बताएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में, कितने अरसे में आपको वापस मिलेगी। तो इसका मतलब हो गया, अगर पहले जाते हो उस वाले के आंसर में, तो लगभग आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 2 साल 9 महीने लग रहे थे, और अब कितने लग रहे हैं? 2 साल 4 महीने। तो टैरिफ के साथ क्या फ़र्क था और टैरिफ के साथ क्या? तो इसका मतलब हो गया लगभग आपको 5 महीने कमाने का क्या मिल गया? मौका मिल गया। चीज़ें के 5 महीने फर्दर मिल गए। पहले उसमें कितने मिल रहे थे? आपके पास 15 महीने थे, अब इधर कितने हो गए? 20 महीने, यानी समझ लो कि 1 साल और आपके पास 8 महीने आपको हो गए। तो इसका मतलब हो गया, इन्होंने सिर्फ एक्सप्लेन करने का बोला था, एडवाइस करने का नहीं बोला था। तो हमने पे बैक को भी रख दिया और एनपीवी को रख दिया। तो ये 25 मार्क का फैब मार्च 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आगे फर्दर इस तरह की